हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट के टॉपिक में हमने जो पढ़ा था वो था वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में, इजंट इट। तो उसमें हमने क्या देखे, 3 डिफरेंट पॉइंट्स भी देखे यहाँ पे। एक तो हमने अपर मोस्ट पॉइंट देखा, लोअर मोस्ट पॉइंट देखा, और तीसरा जो है वो है हॉरिजॉन्टल। और आर्बिट्री के बारे में हमने क्या देखा था, उसका थ्योरेटिकल नॉलेज भी हमने जान लिया था। एट द सेम टाइम उससे रिलेटेड ये जो इक्वेशंस हमने फॉर्म किए थे, तो ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है लोअर मोस्ट और अपर मोस्ट का, एंड अलोंग दी हॉरिजॉन्टल, इजंट इट। और आई डोंट थिंक सो इतना कॉम्प्लिकेटेड भी गया होगा, जितना कि आप डायग्राम की ओर देखते हैं तो उतना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता जाता है। और मैंने पहले भी कहा था कि ट्राई टू मेक योर स्टडी लिटिल सिंपलर। जितना सिंपल बनाने की कोशिश करोगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और सिंपल बनाने के लिए आपको पार्ट्स में डिवाइड करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप घर पे आपके मॉम ने अगर चपाती बनाया तो पूरा चपाती आप डकार नहीं सकते ना एक साथ में, तो वैसा ही कुछ स्टडी के मामले में होता है। पूरा चपाती जैसे नहीं डकार सकते, वैसे स्टडी में भी आपको पार्ट्स में डिवाइड करके लेना होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ही आप डाइजेस्ट कर पाते हैं अच्छे से, नहीं तो नहीं। तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज नथिंग बट स्पीयर ऑफ डेथ, मृत्यु गोल। इसके पहले हमने क्या देखा था, वहां पे मौत का कुआं, वेल ऑफ डेथ। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो कौन सा है भाई, मृत्यु गोल। आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये ऐसे भयानक भयानक टॉपिक हमारे सामने आते ही क्यों है भाई पढ़ने के लिए। तो भाई ये भयानक भयानक टॉपिक से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो हम देखने जाते हैं। आपको वैसे भी पता है कि हमारे दुनिया में कारनामे करने वाले लोगों की कमियां नहीं है। शायद आप भी कुछ कारनामे करते रहेंगे बाहर, साइकिल के साथ फ्लिप मारते रहेंगे, गाड़ी के साथ एक फुल स्पीड रेस लगा के स्किड करते रहेंगे जगह पे। तो ऐसे सारे स्टंट्स आप भी परफॉर्म करते रहेंगे। इसी में से एक स्टंट के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्पीयर ऑफ डेथ के बारे में। तो भाई ये स्पीयर ऑफ डेथ जो है बेसिकली ये बहुत ही पॉपुलर शो है सर्कस का, जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सर्कस में बेसिकली आप अगर घूमने कभी गए हो अपने पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ पे ऐसे टाइप के स्टंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। या फिर कभी आपने डिस्कवरी में भी अगर नोटिस किया होगा तो आपको समझ में आएगा। तो भाई मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो सर्कस में क्या होता है वहाँ पे मैंने जो देखा, मतलब मेरे बचपन के टाइम में जब मैं पेरेंट्स के सासाथ बाहर घूमने गई थी सर्कस में, तो मैंने जो देखा वो आपके सामने मैं डाल रही हूँ। स्पीयर ऑफ डेथ मेरे हिसाब से तो वही है। अगर आपको जो अलग लगता है तो आप और कुछ भी कॉम्बिनेशंस लगा सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैंने क्या देखा था मैं वो बता रही हूँ। तो भाई ये स्पीयर था ऐसा चक्का जैसा कुछ, तो सर्कस में मुझे जितना याद आ रहा है। और यहाँ पे जो बंदा है 2 व्हीलर वाला, वो चला रहा था ये 2 चक्का 2 व्हीलर का। अब समझ के ले लो, ये बंदा चला रहा है गाड़ी यहाँ पे, ठीक है। धूम की बाइक है समझ लो, नहीं धूम की बाइक होगी तो इजीली जाएगी। यहाँ पे एक सिंपल बाइक को ही हम पकड़ के चलते हैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए। तो भाई अभी क्या होता है कि मैंने क्या देखा था सर्कस में, मैं वो बता रही हूँ। तो भाई ये जो बंदा है ये क्या कर रहा है, अभी इसको पूरा ऐसे चक्कर लगाना है, ठीक है। ये पूरा ऐसा गोल चक्कर लगाना है। तो जो गोल चक्कर लगाने से पहले ये जो आदमी है यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो है एक बार आगे जा रहा है, एक बार पीछे आ रहा है, आगे पीछे ऐसे आगे पीछे करते करते उसने अपनी स्पीड जो है बेटा, जो स्पीड है वो बढ़ा दी, क्या हो गई, इंक्रीज कर दी। और जैसे ही उसका स्पीड पकड़ा उसने, तो स्पीड जैसे ही ऐसे आगे पीछे करते करते इंक्रीज किया उसने, ऐसे ही उसने फ्लिप मार दिया गोल और पलटी खा ली। तो गाड़ी को इस तरह से उसने घुमा के सक्सेसफुली यहाँ पे खड़ा कर दिया। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपको समझ में आया कि अब ये सर्कस के साथ क्यों कोरिलेट कर रहे हैं हम लोग। तो भाई अब अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो भी हम बात करते हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे सर्कस में भी हमें ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एक एग्जांपल दिखने को मिल गया बराबर, जहाँ पे ये जो पार्टिकल है जब ऊपर की तरफ मूव ऑन करता है तब उसकी वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होती है, टॉप में रीच करने के बाद वो ना के बराबर, और जैसे ही नीचे की तरफ आती है बढ़ती जाती है, इजंट इट। पर उसकी वेलोसिटी बढ़ाने के लिए या फिर उसकी जो स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए ये जो आदमी है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये टू एंड फ्रो ऐसे ऐसे करके एक पोजीशन पे रीच होता है, हल्लू ऊपर चढ़ता है। वो ऊपर चढ़ते 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 उसने क्या करना है, स्पीड से वापस वो क्या कर रहा है,
ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो बराबर, तो ये टू व्हीलर राइडर भी देखो किस तरह से यहाँ पे साइंस को अप्लाई कर रहा है बहुत अच्छे से। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ये तो अप्लाई कर रहा है बेचारा अपने पेट के लिए, पर हम इसमें क्या लगा रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं बैठ के। तो ठीक है, तो फिर बात करते हैं यहाँ पे। तो आपके टेक्स्ट बुक में बेसिकली इन लोगों ने क्या बताया, इट्स नथिंग बट अ पॉपुलर शो इन सर्कस वेयर टू व्हीलर राइडर undergoes the round in the side, or you can say undergoes the hollow sphere. Okay, so initially what they do is that they start with the small horizontal, isn't it? What did I say? They start with the small horizontal circular road, and then what happens, the speed of the vertical circular road is same as that of the, now what they want to do is that we are going to compare the speed. किसके साथ कंपेयर करेंगे वो भी बताती हूँ यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे मुझे जो कंपेयर करना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, यहाँ पे गाड़ी है, ठीक है, टू व्हीलर, ये घूम रहा है, इसको मैं कंपेयर कर रही हूँ किसके साथ, तो भाई मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ टाइड स्ट्रिंग के साथ। तो भाई एक रस्सी को मैंने जो पत्थर बांधा था जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है उसके साथ मैं इसको क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ। हाउ आई एम कंपेयरिंग, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स स्पीड। सो दे आर सेइंग व्हाट, बेसिकली चिल्ड्रन ये जो पूरा जो पार्ट मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ आज का जो है वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट है। तो इस थ्योरेटिकल पार्ट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो डायग्राम के साथ आप साइमल्टेनियसली समझते हुए जाएंगे तो अच्छा है। सिर्फ पढ़ेंगे बुक में तो वो ज़्यादा समझ में आए ना आए बोल नहीं सकते इसके लिए। तो भाई बेसिकली उसने क्या किया यहाँ पे, द स्पीड ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज सेम एज दैट ऑफ द स्प्रिंग टाइड टू द मास एक्सेप्ट द फोर्स, एक्सेप्ट द फोर्स। क्यों भाई, तो भाई यहाँ पे जो फोर्स है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे टेंशन क्रिएट कर रहा है, दैट इज टी, इजंट इट। स्ट्रिंग में क्या क्रिएट कर रहा है, ये टेंशन क्रिएट कर रहा है। पर ये व्हीकल के केस में कोई टेंशन नहीं क्रिएट हो रहा है क्या, नहीं। तो उसको रिप्लेसमेंट कौन है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज एन, इजंट इट। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा है, यहाँ पे फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे फोर्स क्या है, टेंशन। तो भाई सिमिलैरिटी सिर्फ यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पीड। ओके, बाकी फोर्स के अगर बारे में बात करेंगे तो फोर्स दोनों की तरफ अलग है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे टेंशन, ठीक है। तो यहाँ तक तो टॉपिक हमको अच्छे से समझ में आया होगा, इजंट इट। तो स्पीयर ऑफ डेथ का कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को यहाँ पे। तो कुछ नहीं है चिल्ड्रन, ये सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे ये जो स्पीयर ऑफ डेथ है ये कौन सा शो है। तो भाई ये सर्कस का सबसे पॉपुलर शो है। तो टू व्हीलर राइडर क्या कर रहा है, हॉलो स्पीयर के तहत घूम रहा है गोल गोल। ये मैं हिंदी में बता रही हूँ, आप इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करना है। ओके, तो इनिशियली दे स्टार्ट विद द स्मॉल हॉरिजॉन्टल सर्कल, isn't it, और and finally they perform the revolution along the vertical circular path। तो ये जो गाड़ी है घूम रहा है और ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ के तहत ये क्या करेगा, रेवोल्यूशन परफॉर्म करेगा। एंड द स्पीड ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज सेम एज दैट ऑफ व्हाट, string tied to the point mass। and when we talk about its force, what is happening here, so here force is equal to tension, and here the force is nothing but equal to what, normal reaction। okay, so here the concept is completely clear। now we will talk about the next concept which is related to this, is nothing but vehicle at the top of the convex over bridge। okay, so the concept is what, let us talk about it। so the concept is vehicle at the top of convex over bridge। ओके, तो हम यहाँ पे कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज का जो यहाँ पे जो डायग्राम है उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सब कुछ हमारा खत्म होता है जाके डायग्राम की तरफ है। डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो और ज़्यादा समझ में आता है, क्लियर भी होता है पॉइंट, और कुछ जनरल डिस्कशंस भी हो जाते हैं। तो इसी में भी हम लोग कुछ जनरल डिस्कशन करेंगे यहाँ पे।
तो भाई ये कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज है, पकड़ के चलो, ठीक है। आधा है ये, समझ में आ रहा होगा। तो भाई ये मेरी गाड़ी है कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज के ऊपर, समझ के ले लो चिल्ड्रन। आपको इनिशियल से समझ में आ रहा है कि मेरा डायग्राम इतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज पर क्या होता है भाई, तो बेसिकली योर फिगर इज शोइंग व्हाट, इट्स अ व्हीकल विच इज एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। सो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द व्हीकल व्हाट इज हैपनिंग, अगेन यहाँ पे सेम कंडीशन अप्लाई हो रहा है चिल्ड्रन। तो टू फोर्सेस इज एक्टिंग ओवर हियर, विच आर दोस टू फोर्सेस? सो वन फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन इट इज इट्स वेट, बराबर, दैट इज गिवन बाय mg। और दूसरा क्या है उसका फोर्स, सेकेंड फोर्स कौन सा है, दैट इज नथिंग बट नॉर्मल रिएक्शन। तो भाई ये हो गया उसका फर्स्ट, दैट इज इट्स वेट। सेकेंड क्या है उसका, नॉर्मल रिएक्शन विच इज एक्टिंग ऑन दी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ द रोड, ओके। तो भाई ये दोनों जो है इसका कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, इसका कॉम्बिनेशन हमें नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स दे रहा है। तो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स जो है mv स्क्वायर अपॉन r, इजंट इट। यही फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं ना भाई हम, इजंट इट। इनिशियल से हमें तो यही फॉर्मूला पता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इक्वेशन के बारे में, क्या कहते हैं। तो फिर इक्वेशन के बारे में बात किया जाए यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसका पावर ज्यादा होगा वो ज्यादा खींचेगा। तो यहाँ पे mg का पावर जो है ये n से ज्यादा है, इजंट इट। तो भाई मेरा पहला इक्वेशन जो बनेगा वो क्या होगा यहाँ पे, विच इज गिविंग नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। तो भाई रुको, तो जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ पे जो देगा उसका इक्वेशन फॉर्म होता है यहाँ पे mg जिसका पावर ज्यादा है माइनस नॉर्मल रिएक्शन जिसका पावर थोड़ा सा कम है, विच इज इक्वल टू क्या आएगा, mv स्क्वायर अपॉन r। तो भाई ये तो हो गया उसके नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में। पर इस केस में क्या हो रहा है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है जो वर्टिकली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर इस गाड़ी के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है सरफेस के, उस समय इसकी जो पोजीशन है यहाँ पे, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन इज ओनली यूज्ड टू कॉन्टैक्ट अलोंग द व्हीकल, ओके, to contact along the vehicle of the road surface. So in that case your normal reaction has nothing to do over here, so therefore normal reaction will be equal to 0, isn't it? Agar normal reaction has nothing to do at the top, children, why it is 0, that also I will tell you. हमने vertical circular motion में क्या देखा था, हमने देखा था कि नीचे की तरफ भाई जो है वेलोसिटी वो है मैक्सिमम, जैसे 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 ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, ये इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। और टॉप पोजीशन पे आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कोई भी फोर्सेस आसानी से एक्ट भी नहीं होंगे, इजंट इट। और कोई भी फोर्सेस अगर आसानी से एक्ट भी नहीं होंगे तो यहाँ पे उस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, 0, रेस्ट कंडीशन या बोल सकते हैं। यहाँ से जब वो नीचे जाएगा उसका काइनेटिक एनर्जी फिर बढ़ता जाएगा वापस। तो भाई यहाँ पे जो है नॉर्मल रिएक्शन का जो कंसेप्ट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन इज जस्ट यूज टू व्हाट, टू ब्रिंग द व्हीकल इन कॉन्टैक्ट विद द रोड सर्फेस, ओके। और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या रहेगी फिर यहाँ पे टॉप पे, तो हमने वो कैलकुलेट किया था, याद होगा आपको लोगों को। सो वी मैक्स विच इज इक्वल टू √rg। तो भाई यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज विल बी ऑलवेज व्हाट, वी मैक्स विच इज इक्वल टू √rg। तो हमने पहले यहाँ पे क्या देखा, सिमिलैरिटी के बारे में डिस्कस किया स्पीयर ऑफ डेप्थ के साथ, और वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन के टॉपिक को कोरिलेट करते हुए हमने 2 पॉइंट्स देखे, इजंट इट। तो पहला वाला जो देखा हमने वो है कौन सा, स्पीयर ऑफ डेथ, दैट इज क्या, मौत का गोला बोल सकते हो, जो भी रहेगा, जिसको हम कनेक्ट कर रहे थे किसके साथ, सर्कस के स्टंट के साथ, और साथ ही
हाथ में जो रस्सी के अदर एंड में पत्थर को लेके जो हम घुमाते रहते हैं या फिर घुमाएंगे तो हमें पता चलेगा वहाँ पे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन या हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा। तो भाई ये सारे कंसेप्ट्स जो है इसका जो है यहाँ पे कोरिलेट किया है हमने इस टॉपिक में, सिर्फ थोड़ा सा अलग स्टाइल में। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे ही एंड होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक थ्योरेटिकल टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है, तो भाई नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, इतने दिनों से हमने मूवमेंट ऑफ मास के बारे में पढ़ा पीछे के टॉपिक में, तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो लेट अस सी अबाउट इट नाउ। टॉपिक इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। चिल्ड्रन आपको बता दूं, ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक है, तो भाई ये अगर आपको समझ में आ गया कंसेप्ट, यहाँ से आगे जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट है ये समझ में आ गया आपको एक बार, तो भाई आपके तीनों चैप्टर्स जो आगे के हैं इसी पर बेस्ड है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज तो हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे और छोटा सा एक 2 मार्क्स का डिराइव करेंगे हम लोग, बाकी और कुछ नहीं रहेगा इसमें। तो चिल्ड्रन इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको पता होना चाहिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय आई। अब इसको डिफाइन करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन परफॉर्म करने वाली हूँ, जो कि आपके प्रीवियस के टॉपिक से थोड़ा सा मिलता जुलता होगा, और मिलता जुलता होगा उसके साथ ही उसका छोटा सा एक इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, और इक्वेशन बनाने के बाद हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में। इंफॉर्मेशन के तौर पे पता होना चाहिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है आई, उसका फॉर्मूला जो बनता है आई इज इक्वल्स टू mr²। ठीक है, तो ये एज एन इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का ये पार्ट तो हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं इसके बारे में बेसिकली। तो लेट अस सी द डायग्राम। तो सपोज यू कंसिडर एक इरेगुलर बॉडी है, ठीक है, ये मेरा सेंटर है इसका, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ का, ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, now the particle, this is a rigid body, okay, this is a rigid body under which there are various number of particles, various number of particles से बनता हुआ है ये rigid body। याद रखना, जैसे हम ह्यूमंस बनते हैं सेल से, number of cells से, isn't it? So unicellular, we are what? Unicellular, or you can say not sorry, I'm wrong. Actually you can say us as multicellular, isn't it? We are the combination of number of cells, isn't it? So यहाँ पे वैसे ही number of particles से बनता आ रहा है ये rigid body के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो ये भाई rigid body है, फॉर एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिसके अपने अपने खुद के कुछ मासेस हैं और एक सर्टेन डिस्टेंस पे है। तो चलो एक जो हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये एक पार्टिकल है, लेट अस डिनोट बाय पार्टिकल एज m1 और उसका डिस्टेंस एज r1। ये एक पार्टिकल है, लेट अस डिनोट दिस एज r2, डिस्टेंस हैविंग मास m2। ठीक है, पार्टिकल को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं हम लोग। ओके, और चलो ये एक पार्टिकल है। तो भाई ये पूरा जो रिजिड बॉडी है n पार्टिकल से बनाया हुआ है r3। लेट अस डिस्कस इट्स मास एज m3। ठीक है, और डैश 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 अप टू rn। ओके, तो मास mn हैविंग डिस्टेंस rn। तो भाई ये हो गया पार्टिकल के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया यहाँ पे। तो भाई ये जो रिजिड बॉडी है ये किससे बनाया हुआ है? तो भाई n पार्टिकल से बनाया हुआ है। सो सुनिए ध्यान से, अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो है
हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो भाई इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए पहले जान लेते हैं, ये है रिजिड बॉडी, ये है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये एक इरेगुलर शेप या रिजिड बॉडी बोल सकते हैं जिसके तहत ये पार्टिकल्स है, n number of particles. So consider a body consisting of nth number of particle. Consider a body consisting of nth number of particle, each of masses m1, m2, m3 dash 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 up to mn. Okay, situated at a distance r1, r2, r3 dash 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 up to rn. Okay, up till here it is clear. Forms an what? Forms an axis of rotation. Forms an axis of rotation. Then children, then note that then moment of inertia will be given by the summation of all. Okay, sum of all. तो यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा जो है वो आएगा I, विच इज इक्वल टू, रिमेंबर चिल्ड्रेन, पीछे ही हमने ऐसा वाला टॉपिक पढ़ा है. सो I इज इक्वल्स टू, हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, मैंने जो बताया था आप लोगों को, क्या था वो था I इज इक्वल्स टू mr², इजंट इट. और यहाँ पे पार्टिकल्स कितने, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बनेगा अब मेरा, सो I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू mn rn स्क्वायर. ओके, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यहाँ पे. सो आपको पहले ही पता है कि मैथमेटिकली फिर हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. सो I इज इक्वल टू नथिंग बट समेशन ऑफ, ईयर लिमिट्स क्या डालेंगे, वेर I इज इक्वल टू 1 अप टू n, m I उसके सफिक्स में r I. सो ईयर I इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ 1 टू n, n से 1 से लेके n तक का जो भी वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे पुट करना है, स्क्वायर. Okay, so this is nothing but what, this is the formula for n number of particles, and for n number of particle moment of inertia will be given by this formula. Clear? And if you talk for any single particle, then you will be applying this formula. So let us define now. Should we define? तो भाई listen carefully. So moment of inertia of a rigid body, let us define it. So moment of inertia of a rigid body, moment of inertia of a rigid body about the given axis of rotation, is defined as the sum of product of mass of each particle and square of the distance from the axis of rotation. What? I repeat, moment of inertia of rigid body about the given axis of rotation is defined as sum of the प्रोडक्ट ऑफ, क्या है उसका, इसका सम ले रहे हम लोग, एडिशन ले रहे. तो भाई सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. समझ में आया सबको? तो भाई इसका डेफिनेशन जैसे आपने सुना है इसको नोट भी करना है. तो भाई ये है आपके सामने जो डेफिनेशन, तो डेफिनेशन जो है इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे. सो व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशंस. ओके, तो भाई यहाँ पे डेफिनेशन तो क्लियर हो गया अभी.
अब इसका मेन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये किस पर डिपेंडेड है ये बात करेंगे। तो भाई बेसिकली हम इसके किस टॉपिक जो है वी विल टॉक अबाउट इट्स फैक्टर्स। सो बेसिकली ऑन विच फैक्टर्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंडेड दैट वी विल टॉक अबाउट। सो फर्स्ट पॉइंट ऑन विच इट इज डिपेंडेड इज फॉर्मूला को देखते हुए। फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल्स टू mr²। क्या है? mr²। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग नोट करते हैं यहाँ पे। तो इसका जो पहला फैक्टर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्या? तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंडेड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। ओके, मास ऑफ द बॉडी। तो किसी भी पार्टिकल के मास के ऊपर डिपेंड रहता है। वो तो हो गया उसका पहला पॉइंट। मतलब जैसे कि अगर आपका मास अगर यहाँ पे छोटा हो, बात करते हैं डायग्राम को देखते हुए। तो भाई यहाँ पे आपको दिखेगा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है आपको, छोटा है। यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है बहुत लंबा है। ये पार्टिकल है m1, ये पार्टिकल है m3 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे इनका कहना क्या है? पहले तो इन्होंने मास पर अटैक किया। तो भाई यहाँ पे जो मास है, अगर ये मास अगर छोटा रहेगा तो डेफिनेटली I इज इक्वल्स टू mr² की जो वैल्यू है वो कम आएगी, बराबर? इट विल बी वेरी लेस। अगर ये जो मास है इसका ये बड़ा रहेगा तो क्या होगा? मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू जो है वो बड़ा रहेगा। तो सिंपल एज दैट। तो फैक्टर कौन से है? तो पहला फैक्टर जो इस पर वो डिपेंड करता है वो है उसका मास ऑफ द बॉडी। ओके, सेकेंड फैक्टर जो है उसका जिस पर वो डिपेंड करता है वो है ये जो पार्टिकल है, आपने देखा कि ये एक्सिस के तहत डिस्ट्रीब्यूटेड है, इजंट इट? डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो जहां पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है वहां पे हम बात करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी आर टेकिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, इजंट इट? तो अगर ये इक्विवेलेंट वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस केस में अब ये इर्रेगुलर बॉडी है। कोई कोई पार्टिकल आपको नजदीक मिलेगा, कोई कोई पार्टिकल ये देखो नजदीक मिलेगा तो कोई कोई दूर मिलेगा। अब सपोज फॉर एग्जांपल ये R1 है, ये R2 है पार्टिकल और ये R3 है। तो भाई ये R3 थोड़ा नज़दीक है और ये R1 जो है दूर है। ये रिजिड बॉडी के हिसाब से बात करते हैं हम लोग। तो भाई अगर कोई कोई पार्टिकल जो यहाँ पे दूर है बेसिकली, तो इसका डिस्टेंस जो है वो बड़ा रहेगा। अगर इसका डिस्टेंस बड़ा रहेगा यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे अल्टीमेटली अगर उस बड़े वैल्यू को हम यहाँ पे डालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला में, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मैक्सिमम रहेगा या फिर लार्ज रहेगा, इजंट इट? पार्टिकल के डिस्टेंस के हिसाब से। अगर पार्टिकल का डिस्टेंस छोटा रहा यहाँ पे तो भाई मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो स्मॉल रहेगा यहाँ पे, isn't it? That means we can clearly say that if the particle of the body are distributed close to the axis of rotation, then moment of inertia is less. Then moment of, clearly listen, then moment of inertia is less. If the particle of the body is distributed close to the axis of rotation. And if it is distributed away from the axis of rotation, then moment of inertia is large. तो टोटल कितने फैक्टर्स हमने पढ़े यहाँ पे? 2 फैक्टर्स पढ़े हमने। तो 2 फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो वो भी आपको नोट करना है 1 by 1। ओके, तो वो नोट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सो भाई यहाँ पे आपको फैक्टर्स भी दिख गए। तो फैक्टर्स ऑन विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स इज, फर्स्ट इज योर मास ऑफ द बॉडी, and second, if the particles are distributed close to the axis of rotation, then moment of inertia is less. तो मतलब यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक वाले जो होंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो होगा लेस, दैट विल बी वेरी लेस, और जो ज़्यादा दूर रहेगा दैट विल बी वेरी लार्ज। तो भाई आई गेस आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा थ्योरेटिकल। इसी थ्योरेटिकल टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो आगे का जो टॉपिक रहेगा हम वेरियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही,
और ये जो पूरा टॉपिक हमने पढ़ा है ये सारे क्वेश्चंस अराउंड नहीं बोले तो भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। ठीक है, थैंक यू।